हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बीपीएससी मिडिल स्कूल टीचर्स के प्रीवियस एग्ज़ाम जो 9 दिसंबर 2024 को हुए थे उसमें पूछे गए ज्योग्राफी के 20 प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके, साथ ही आपको पैटर्न समझ में आए। इस वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस जो होंगे उसको भी हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश के बारे में पूछा गया था। तो अगर हम बात करें कि अगर कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ का पूछा गया आपसे पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो एक यहाँ ये वाला और एक यहाँ ये दक्षिण, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है 98 डिग्री 15 मिनट और 60 डिग्री 7 मिनट। तो ये तो नहीं होगा 7, क्योंकि हम जानते हैं जो दक्षिण का जो अक्षांश है वो कितना है, ये 8 डिग्री शायद 4 मिनट है। ठीक है, तो आपका ये तो नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है एक और सी में भी दिख रहा है। ठीक है, दोनों में 8 डिग्री 4 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्थ तो होगा ही, क्योंकि नॉर्थ में ही है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर देखेंगे ये उत्तर में है। ठीक है, तो नॉर्थ मतलब उत्तर, तो नॉर्थ तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इधर देखिए अगर देशांतर के बारे में बात करें तो 98 डिग्री 15 मिनट ये नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम 15, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। थोड़ा सा मैप को थोड़ा सा अवलोकन कीजिए। इस मैप को देखेंगे आप तो पाएंगे कि जो दक्षिण में है यहाँ पे देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ऊपर में तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और बाकी देशांतरीय बात करेंगे जो विस्तार है वो इधर देखेंगे, जो गुहार माता के पास है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के इंड कहाँ तक हो जाता है मेरा, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, तो वही दिया हुआ था, ये पूछा था आप, एक ये वाला पूछ लिया था आपसे। ठीक है, और एक कौन पूछ लिया था, ये वाला, ये दो डेटा वहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, इसमें से और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो है इंदिरा कौल। ठीक है, यहाँ पे बात करें दक्षिणी वाला जो विस्तार है, दक्षिणी बिंदु, तो वो कहेंगे आप कैप कैमोरीन। अब उसको हम लोग कन्याकुमारी जो है वो उसके नाम से जानते हैं, कैप कैमोरीन भी कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट, जो उसको हम लोग पिंगमोलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पहले पिंगमोलियन के नाम से जानते थे, अब इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से तो जब जानते हैं। ठीक है, बाकी उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम बात करें तो ये 2933 किलोमीटर है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक मैंने ट्रिक बताया है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, पिछला वीडियो मैंने बताया, कल ही बताया है उसको। इस वीडियो को उस वीडियो को जाके देखिए, आप ये सारी चीज़ें आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस एक दो ट्रिक हैं। ठीक है, उसको जाके देख लीजिए, विश्वास कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का जो भूमि क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट पूछा गया था कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। ठीक है, और भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है वो 42 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है, तो ये भी सही है। तो कह सकते हैं इस ऑप्शन से बिल्कुल डी नंबर क्या है, सही है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को फिर से देखिए एक बार। इस भारत का कुल एरिया यदि पूछा जाए आपसे तो वहाँ तो मिलियन में दिया हुआ है, यदि एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप बताएंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। वहाँ इसको मिलियन में बदल दिया है, मिडिल में क्या कर दिया है 0.28 किया हुआ है। ठीक है, ये बिंदु यहाँ रख दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट यही है, 32,87,263 किलोमीटर एरिया में मेरा भारत है, फैला हुआ है। ठीक है, और बाकी वहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या था
दूसरा पॉइंट था वहाँ पर कि भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तो वो भी बिल्कुल सही है। स्थलीय सीमा मतलब कि जहाँ से यहाँ शुरू जो होता है प्रायद्वीपीय, यहाँ से लेकर के ये वाला जो एरिया पूरा है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये वाला जो कुल दूरी है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक। और इसके बाद आपको याद क्या रखने हैं, इस वक्त आपको याद ये रखना है कि जो इसका ये है तटीय सीमा है ना, तटीय सीमा की लंबाई है वो है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बात करें अगर ये सब जो द्वीप है ना, जो द्वीप है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, उस सबको अगर जोड़ लें, द्वीपों को भी जोड़ लें, तो टोटल ये हो जाएगा आपका 7,516 किलोमीटर, ठीक है। तो द्वीपों सहित अगर ये बात किया जाए तो 7,516 किलोमीटर बताना है आपको, जबकि सिर्फ अगर ये हमारा तटीय रेखा बोला जाए, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, तो आप बताएंगे इसको 6,100 किलोमीटर, ठीक है। अगर कुल पूछा जाए कुल सीमा कितना है, तो सब मिलाकर के हो जाएगा आपका 15,200 प्लस 7,516 को जोड़ेंगे आप, तो आ जाएगा आपका 22,716 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स में ही है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और सबसे लंबी सीमा हम जानते हैं गुजरात की सीमा है, सबसे लंबा जो तटीय रेखा लगता है वो भारत का जो है वो लगता है गुजरात का। कितना है वो, 1214 किलोमीटर। इतना आपको फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभी मैंने दिखाया था वहाँ पे कि यहाँ पे जो इस तरीके से है ना, तो लंबाई, ठीक है, तो देखिए जैसे बात करें हम लंबाई और चौड़ाई, तो ध्यान रखें लंबाई ये आयत की तरह होगा, लंबाई ज़्यादा होता है आयत में, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई है मान लेते हैं, चौड़ाई है, तो लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है आयत में, तो इसमें भी ज़्यादा ही होगा। तो देखिए ऐसे तो ऑप्शन में देखिए ये तो नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि देखिए दे दिया है पहले क्या, ये कम है और ये चौड़ाई ज़्यादा दे रखा है। तो ध्यान में रखना, आयत ध्यान में रखिएगा, तो आयत का लंबाई चौड़ा ज़्यादा होता है कि चौड़ाई ज़्यादा होता है, लंबाई ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से तो दूसरा ऑप्शन नहीं होता, बचा मेरा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन। तो इसमें देखिए मैंने बताया अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन या फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाया था आपको कि जो लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है, जबकि 2933 किलोमीटर इसका क्या है, चौड़ाई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत का ये विस्तार जो है वो कितना है आपका, यानी कह सकते हैं ये जो आपका लंबाई है, ये वाला लंबाई ये आपका 3214 किलोमीटर है, जबकि ये चौड़ाई जो है वो आपका कितना है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ध्यान में रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था आपसे, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, मालाबार तट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि मालाबार तट कौन सा है, तो आप देखेंगे इस फिगर में, तो ये मालाबार तट है, ये वाला केरल से कर्नाटका से शुरू होकर के ये जो केरल पार्ट है ये मालाबार तट है। इधर आप आएंगे तो ये वाला कौन सा तट है, ये कोरोमंडल तट है। इधर उड़ीसा से शुरू करेंगे आप, इधर वाला ये जो है तट है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक है। कन्नड़ वाला जो कर्नाटका वाला है उसको हम लोग कभी कभी कन्नड़ तट भी कह देते हैं। फिर महाराष्ट्र से लेकर के जो गोवा वाला तट है उसको बोलते हैं कोकण तट। और अगर भी बात करें ये वाला, तो कभी कभी इसको हम लोग कठिया वाला तट भी कहते हैं, जो गुजरात के हिस्से में है, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो ये यहाँ ध्यान में रखना है कि ये वाला जो एरिया है कर्नाटका से लेकर के जो हमारे यहाँ केरल है उसको बोलते हैं मालाबार तट, ठीक। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। तो पहला ऑप्शन में पूछा गया था, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान पट्टी है, ठीक है, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। चलिए इस ऑप्शन को छोड़कर भी आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है दूसरा में, देखिए कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। तो देखे थे अभी हम जो हमारा ये जो भारत का मैप था देखे थे ना वहाँ पे, ये गोवा के दक्षिण में, तो गोवा के दक्षिण में क्या है, कर्नाटका, और कर्नाटका नीचे क्या है, केरल है। तो हमने क्या कहा था कि इसी नीचे हमारा क्या है, ये मालाबार तट है, तो ये बिल्कुल सही है कि इसे दक्षिण में ही होगा, ये गोवा है तो इसे दक्षिण में तो है, तो ये तो सही दिख रहा है बी नंबर। सी में क्या लिखा है कि मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल के राज्य में स्थित है। तो देखेंगे कि जो मालाबार तट है वो कर्नाटका में कम, क्योंकि वहाँ पर तो कन्नड़ भी कह देते हैं कभी, तो इसका जो ज़्यादा जो एरिया फैला हुआ है जो मालाबार तट का, वो कहाँ है, केरल में है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। अब आते हैं पहला ऑप्शन में, ये कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। तो जनरली तो देखा जाए कि तो पश्चिमी तट हो गया इधर,
पश्चिमी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारा जो मालाबार तट है वो ऊपर में देखेंगे थोड़ा सा इसका क्या है, चौड़ा है, ठीक है। और नीचे आने वाली धीरे जैसे 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 ये नीचे आएगा वो उसका जो होगा पट्टी वो पतला होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है, नैरो होता चला जाता है। तो ये हमारा कौन सा है, ये पूर्वी तट है। तो इसके जो किनारे है तो किनारे देखेंगे तो ये क्या संकीर्ण पट्टी है, तो हाँ ठीक तो लग रहा है। तो हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ये भी क्या है, सही होना चाहिए। तो हिसाब से अगर ऑप्शन ए को गलत भी माने तो भी बी और सी दोनों सही है, तो हिसाब से ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में कि नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। तो पहले ये जानते हैं हम लोग कि सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी ये दोनों कहाँ हैं। देखिए विंध्य मतलब होता है, विंध्य मतलब होता है विंध्या, विंध्या मतलब विंध्या कहाँ लगाते हैं आप, ऊपर में। तो जो भारत का जो स्थिति कुछ ऐसा है, ऐसे जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर में है ये वाला एरिया में देखेंगे, मान लेते हैं ये वाला क्या है हमारा विंध्या, और उसी के नीचे सतपुड़ा, पूरा मतलब पैर, पैर मतलब कहाँ रहेगा, पैर नीचे रहता है, तो इसको मानेंगे आप नीचे है ये, ठीक है, ये नीचे है, और इसी के ऊपर ये है, ये ऊपर कौन सा हो जाएगा, विंध्या, यानी कि विंध्या जो श्रेणी है ऊपर में है, और उसी के नीचे कौन सा है, ये हमारा सतपुड़ा है। कैसे याद रखेंगे कि दोनों कहाँ हैं, तो विंध्या मतलब ऊपर और पैर मतलब नीचे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा विंध्या और श्रेणी और नीचे हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी, ठीक। और इसी के बीच से बहती है नर्मदा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, कहता है नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। तो देखिए ये हमारा है, तो आपको क्या लगता है ये ऑप्शन गलत दिख रहा है, क्योंकि नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, नहीं, नर्मदा नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बह रही है। तो सतपुड़ा तो मेरा कौन सा है, ये वाला है, तो इसके दक्षिण नीचे होना चाहिए, तभी तो इसका दक्षिण नीचे होगा, तो ये तो उसके ऊपर में है, तो ये ऑप्शन गलत दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में क्या कर रहा है, तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो ये ऑप्शन सही है। तापी नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और ये भी निकलती हैं आपका विंध्य श्रेणी से ही निकलती हैं, ठीक है। तो उसके दक्षिण से ही तापी निकलती हैं, ठीक है। और तापी निकलती कहाँ से है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, तापी जो नदी है वो आपका सतपुड़ा श्रेणी के समांतर ही निकलती हैं, ये तो ध्यान में रखना है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला का नाम है बैतूल जिला, ठीक है, बैतूल जिला से मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी से ही निकलती हैं, ठीक है, ये सतपुड़ा से निकलती है, तो सतपुड़ा से निकलती है, इसके नीचे ही बहती है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन में है कि नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने कहा कि ये जो हमारा है कौन सा, ये हमारा है विंध्यन, और ये हमारा कौन सा है नीचे वाला हमारा है सतपुड़ा, तो इसी के बीच से निकल रही है नदियाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो बी सी सही है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। वैसे देखिए जब इस तरह बीच बीच में बह रही होगी तो सतपुड़ा जो श्रेणी के दक्षिण में बोला है कि ये बह रहा है, तो दक्षिण में सतपुड़ा तो नीचे है, तो उसके नीचे दक्षिण में कहाँ से बहेगी, ठीक है, इसके तो उत्तर में होना चाहिए, ऊपर में, ठीक। चलिए और क्वेश्चन पर चलते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो स्थित है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय, ठीक। और सिंधु और सतलज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था सिंधु सतलज, सतलज के बाद फिर देखेंगे आप सतलज और फिर काली, ठीक है, काली और के फिर देखेंगे तीस्ता, और तीस्ता के बाद फिर देखेंगे, तीस्ता के बाद यहाँ देखेंगे दिहांग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 श्रेणी देखने को मिलेगा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम के हिमालय, और फिर लास्ट में देखेंगे इधर कौन सा था आपका, नहीं इससे पहले हो जाएगा नेपाल हिमालय, उसके बाद लास्ट में असम हिमालय, ठीक है। पहला नंबर पर आपका पंजाब हिमालय, दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा कुमायूं, ठीक है, तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा नेपाल हिमालय, और लास्ट में देखने को मिलेगा आपका असम हिमालय, ठीक है। तो यही पूछा गया आपसे कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन स्थित है, तो ये पंजाब हिमालय हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन है, तो कुमायूं हो जाता। अगर पूछता काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है, तो नेपाल हो जाता। और तीस्ता और दिहांग के बीच में पूछता तो बताते आप असम हिमालय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। तो हम सभी को पता है कौन सा है वो, माजुली द्वीप, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, माजुली द्वीप। और एक ऑप्शन से महरौली है, तो ये महरौली आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसी के बगल में शायद यहाँ पे एक लौह स्तंभ है जो अभी तक उसमें शायद जंग नहीं लगा है,
ये महरौली दिल्ली में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है? तो इसमें से कौन सा बताना है, सबसे बड़ा बताना है। वैसे देखिए सांभर भी देखेंगे तो आप ये भी क्या है, खारे पानी का है। पुलिकट भी खारे पानी का झील है, चिल्का भी खारे पानी का झील है। लेकिन इसमें पूछा है सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो वो हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ है ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, पुलिकट कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप देखेंगे, ये देखेंगे आप आंध्र प्रदेश, सब लिख दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर देखने को मिलेगा। दोनों के मतलब कह सकते हैं क्या, बॉर्डर पर ये पुलिकट झील। ठीक है, और सांभर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, एक लोनार झील भी था महाराष्ट्र में, याद है ना, ये भी खारे पानी का झील है। जम्मू कश्मीर में डल झील और बुलर झील दोनों मीठे पानी का झील है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, पहला ऑप्शन है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुंदरी पेड़ देखने को मिलते हैं। और यह रॉयल बंगाल टाइगर का के नाम से शायद प्रचलित है, कुछ ऐसा ऑप्शन में होगा, तो बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैग्रो वन का नाम आप सुने होंगे, यही सुंदरवन का डेल्टा में आपको मैग्रो वन भी देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा मैग्रो वन जो है यहीं पे देखने को मिलता है, मैग्रो वन। ठीक है, मैग्रो वन जो है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये लगभग 4,992 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और साथ साथ में आपको मैग्रो वन भारत में बात करें तो गुजरात के कच्छ जिला, गुजरात का जो कच्छ जिला है वहाँ देखने को मिलेगा। साथ साथ में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है। ठीक है, और ये नदी निकलती कहाँ से है? सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा साइड रुक गया था मेरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये छत्तीसगढ़ जो है वो, छत्तीसगढ़ से तो निकलती है महानदी, लेकिन बात करें हम छत्तीसगढ़ में कहाँ से निकलती है, तो ये एक रायपुर है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है ना, के समीप में एक धमतरी जिला है, वहीं से सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, सिहावा। ठीक है, सिहावा पर्वत है, वहीं से निकलती है महानदी। ठीक है, यह महानदी पर एक बांध बना हुआ है जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बताइए कमेंट करके उस बांध का क्या नाम है। ठीक है, और कावेरी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसको हम दक्षिण गंगा के उपमा के नाम, उपमा भी देते हैं, दक्षिण गंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, कोरियोलिसिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्लास 9th के बुक में ज्योग्राफी में दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर शायद 3 या 4 होगा, उसमें ये चीज़ साफ साफ क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ये कोरियोलिसिस बल क्या होता है। तो कहता है इसकी उत्पत्ति पृथ्वी घूमने के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी जो घूमता है ना, उसी वजह से ये वाला बल उत्पन्न होता है। यह आभासी बल होता है, एक ये भी ध्यान रखना है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है,
यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध में है वो दाईं ओर खिसक जाती है और दक्षिण की तरफ जो है सो ये विक्षेपण जो होता है वो बाईं तरफ हो जाता है, मतलब कि कुछ ऐसा और नीचे वाला कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं इसको यहाँ पे दबाव कर दीजिए, दबाव, तो दबाव में परिवर्तन के कारण होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये कोरिलेशन से बल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त होना चाहिए। याद रखिएगा ये जो बल है एक आभासी बल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी को पता है, ये कहाँ पे है, ये मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में। यही अगर आपसे औसतन पूछा जाता तो आप क्या बताते हैं कितना बारिश होता है यहाँ पे, तो बताते आप यहाँ पर कि 11,871 मिलीमीटर इतना बारिश होता है यहाँ पे एक साल में। ठीक है, पहले चेरापूंजी था, ठीक है, लेकिन अब बदल गया है, मासिनराम हो गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे असम में क्या है, तो यहाँ असम में आपको कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ठीक है, केरल में आपको साइलेंट वैली देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे पेरियार नदी है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। एक अगस्ता मलाई भी करके कुछ है यहाँ पे केरल में, वो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति को वर्णन किस रूप में किया गया है। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, या फिर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल। तो देखिए 70 सेंटीमीटर से कम बोला गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, मानसूनी तो होगा नहीं, यहाँ पर 200-250 के आसपास बारिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ वाला जहाँ पर होगा वहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा। ठीक है, रेगिस्तानी जंगल में क्या कर सकते हैं, मतलब बारिश यहाँ पे होता है लेकिन मतलब एक प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। वहाँ पे बारिश 70 सेंटीमीटर से भी वहाँ भी कम होगा, बहुत कम होगा वहाँ पे, इससे भी बहुत कम होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, एक मतलब जिसका ना कि कभी कभार हो गया तो हो गया, फिर नहीं तो फिर सूखा ही रहता है अधिकतर। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान में रखिएगा, मानसून वाला में 200 से लेकर के 250 के से ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा, इतना मिलीमीटर सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पे होगा मिनिमम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चंदन किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपको चंदन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और बाकी क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, तो सागवन जैसा हो गया, सागवन। ठीक है, शीशम, आम हो गया, त्रिफला हो गया। ठीक है, तो इस सब का नाम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी बात करें हम यहाँ पे जो वर्षा होती है पर्णपाती वन में, वो 100 से लेकर के 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव जो वन है ये जो इसको मैंने बताया था कहाँ मिलेगा देखने को, ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, सुंदरवन का डेल्टा जो है उसके आसपास, और साथ साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ देखने को मिलेगा मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन के भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी थोड़ा सा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जान लीजिए कि जो पर्णपाती वन है ये क्या होता है कि किसी खास मौसम में अपने पत्ते क्या करते हैं, ये गिरा देते हैं, एक बार में, एक सीजन में एक बार में सारे पत्ते गिरा देंगे। लेकिन सदाबहार वन में पत्ते तो गिराते हैं लेकिन एक बार नहीं गिराएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, पर्णपाती वन में और सदाबहार वन में। सदाबहार वन में जिसके जो पत्ते होते हैं एक बार में सारे पत्ते नहीं गिराते हैं, लेकिन पर्णपाती वन में देखेंगे कि सारे पत्ते एक बार गिरा देते हैं। जिससे भी जो झारखंड बिहार के आसपास के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के आसपास के लोग होंगे, उनको पता होगा कि पर्णपाती वन में क्या होता है। जैसे भी देखो सीजन आ गया है, अभी देखें कुछ समय के बाद सारे पत्ते क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे जो होंगे वो गिरा देंगे, उसके बाद फिर उसमें नए पत्ते आएंगे। लेकिन सदाबहार में क्या होंगे, सदाबहार वन में क्या होंगे कि कुछ पत्ते गिरेंगे, 2, 10, 15, 20 गिरेंगे, मतलब गिरते रहेंगे, नया उसमें से पत्ते आते रहेंगे। तो ये सदाबहार वन की खासियत होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। देखिए आगे यहाँ पर सदाबहार वन, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि सदाबहार वन में क्या होगा कि जहाँ पे जिसका पत्ते एक बार में सारे पत्ते नहीं गिराते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, ठीक है, और साथ साथ उच्च तापमान भी होगा और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया पेड़ सदाबहार घने ऊंचे और असरीकृत होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन में है सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक साथ अपनी सारी पत्तियों क्या करते हैं, गिरा देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, एक से अधिक में सही ज़्यादा सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो सांभर ये प्राप्त है, सुंदरवन को भी प्राप्त है और मन्नार की खाड़ी को भी प्राप्त है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, सही है, एक से अधिक में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें हम कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा देखने को वेस्ट बंगाल में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, कहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में, ठीक है। बाकी सांभर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, राजस्थान में, ठीक है। अच्छा अगर पूछा जाए कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, किस वर्ष शामिल किया गया था, तो नील यहाँ पे बात करें हम, जो मन्नार की खाड़ी है इसको शामिल किया गया था 2001 में, 2001 में, ठीक है। और सुंदरवन का डेल्टा आई थिंक मुझे नहीं याद आ रहा, हाँ ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा आपको ये भी 2001 में ही इसको शामिल किया गया था, सुंदरवन डेल्टा को भी 2001 में ही शामिल किया गया था, ठीक है। बाकी नीलगिरी जो है हमारा है, नीलगिरी है ना, नीलगिरी ये भी इसको शामिल किया गया था 2000 में, 2000 में इसको शामिल किया गया था। नीलगिरी कहाँ पर है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं नीलगिरी घाट, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपको बताना है कुल 8 है, 18 है, सॉरी 8 नहीं 18, कितना है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता अत्यावश्यक समस्याएं, तो ये बिल्कुल सही है, पर्यावरण को संरक्षण के लिए ही बुलाया गया था। दूसरा है वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, ये वैश्विक होगा यहाँ पे, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, तो ये भी बिल्कुल सही है। विकसित विश्व का राजनीतिक संकट जो चल रहा था उसके बारे में बुलाया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। बाकी बात करें हम पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, अर्थ डे कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, 22 अप्रैल को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, पूछा है नहीं है। और पहले समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसे हम पुनः बार बार प्रयोग करने से भी, पुनः उसको बाद में भी क्या माने कह सकते हैं कि वह संसाधन जो लगातार हम उपयोग के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, समाप्त नहीं होता है। ऐसे संसाधन जो लगातार उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और वह संसाधन जो लगातार उपयोग के बाद क्या होता है, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैर नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम मिट्टी का प्रयोग कितने बार करेंगे, ये इस खत्म नहीं होगा, ठीक है। हवा चाहे जितना इसका उपयोग कर लें, फिर लास्ट तीसरा ऑप्शन में है कृषि, ठीक है। तो ये भी हम चाहे इसका जितना भी प्रयोग करें कभी नष्ट समाप्त नहीं होने वाला है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, सभी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, चिपको आंदोलन। चलिए बताइए कौन सा होगा। तो भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा किससे संबंधित है, ये हमारा चिपको आंदोलन। कौन सा है, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे,
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जगह का नाम था चमोली, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ ना कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग अलग हो गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नाम बन करके उत्तराखंड जो था ये अलग हो गया है, उत्तराखंड, ठीक है। तो अब ये चमोली कहाँ गया है, उत्तराखंड में। तो कह सकते हैं कि अब इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये से पहले कहा था चमोली जो था उत्तर प्रदेश में ही हिस्सा था, बाद में अलग हो गया था उत्तराखंड, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर वैसे अब पूछा जाएगा तो उत्तराखंड ही हमको बताना है। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। बाय द वे इसके अगर पूछा जाए कि इससे पहले उत्तराखंड बनने से पहले किस राज्य में हुआ था, तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कब हुआ था ये घटना, तो ये हुआ था 1973 में। किसकी अगुवाई में हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के अगुवाई में ये घटना हुआ था। घटना क्या हुआ, मतलब कि वहाँ पे पेड़ों को मतलब कि वहाँ पे बचाने के लिए एक कार्यक्रम तो चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। पूछा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाकी जो 20 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सॉरी घाटी पानी नहीं, मतलब बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो थी वो कब लागू की गई थी या कब आई थी हमारे भारत में, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।